वो सेंट्रल जेल का ऐसा मुजरिम था जिसे फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी। उसे जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था। जिस जेल में उसे बंद किया गया था वहाँ कोई दूसरा कैदी नहीं था। कोई भी कैदी उसकी जेल में उसके साथ रहने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो एक बेहद खतरनाक मुजरिम था। इस वक्त उसके बाल कंधों तक बिखरे हुए थे। उसकी मूछें भी काफी बड़ी हो चुकी थी और दाढ़ी भी खूब बढ़ गई थी। हर वक्त गुस्से के कारण उसकी आंखें लाल रहती थीं। उसका कद 6 फीट से भी ऊंचा था और उसकी सेहत तो देखने लायक थी। उसमें इतनी ताकत थी कि वो एक साथ 10 मर्दों को पटक कर उनकी जान ले सकता था। उससे जेल के कैदी तो दूर, जेलर तक थर थर कांपते थे। उसे मालूम था कि 1 महीने के बाद उसे मौत की सजा दे दी जाएगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उससे पहले उसके साथ ऐसा हादसा हो सकता है। वह सर्दियों की रात थी, लेकिन उसके भीतर तो जैसे आग सी भड़की हुई थी। खून जमा देने वाली सर्दी में भी वो मौसम से बेपरवाह अपनी कैदी वर्दी की शर्ट उतार कर अपने जेल खाने में चक्कर पर चक्कर काट रहा था। कुछ देर पहले इंस्पेक्टर ने जो बात उससे कही थी, उसका दिमाग उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि जो कुछ उसने सुना है वह या तो गलत सुना है या फिर उस औरत का दिमाग खराब हो गया है। शायद उसे अपनी जिंदगी प्यारी ही नहीं है। उसने कभी उस औरत को देखा नहीं था, ना वो उसे जानता था कि वह कौन है और क्यों उसके साथ ऐसा काम करना चाहती है। वो जितना इस बात के बारे में सोचता उतना ही उलझता चला जाता। कई घंटों से वो अपनी छोटी सी जेल के भीतर बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। इस जमा देने वाली ठंड में भी बिना शर्ट के वो पसीने से भीग चुका था। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था, जबकि उसे उसके गिरोह में मास्टरमाइंड कहा जाता था। वो ऐसे ऐसे तरीकों से लोगों का कत्ल करता था कि ना तो मरने वालों को खबर होती और ना ही उसे कोई पकड़ सकता था। वो अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ता था। यह तो उसने खुद ही अपने आप को पुलिस के हवाले किया था, वरना अब तक वो शहर में बेखौफ घूम रहा होता और पुलिस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती थी। उसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता था, लेकिन जो बात अभी इंस्पेक्टर ने कही थी उसने उसकी अकल को चकरा दिया था। वो इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि तभी जेलर ने डंडे से उसकी जेल की सलाखों पर टक टक की। वो चौंक पड़ा। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब पूछ रहे हैं, क्या सोचा है तुमने? वो पहले से ही परेशान था। उस पर जेलर की बात ने उसका पारा और चढ़ा दिया। उसने गुस्से में कहा, मैं एक बार उस औरत से मिलना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि आखिर वह मुझसे ऐसा काम क्यों करवाना चाहती है। जेलर ने उसे देखा, फिर अपनी जेब से सिगरेट निकालकर उसकी ओर बढ़ा दी। सिगरेट का वो शौकीन था, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर सिगरेट ले ली और मुंह में दबा ली। जेलर ने लाइटर से सिगरेट जलाई और एक सिगरेट और जलाकर उसके मुंह में रख दी। वह कहने लगा, मरने से पहले तुझे यह बड़ा ही अच्छा मौका मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत मौका है। कम वक्त है, क्यों इसे गंवाना चाहता है? क्यों इस चक्कर में पड़ा है कि वह कौन है? यह तो नेकी का काम है। नेकी कर और ऐश के ऐश भी कर। जब तू उस लड़की को देखेगा तो होश खो बैठेगा। उसकी यह बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने वह जलता हुआ सिगरेट खींचकर उसके चेहरे पर फेंक मारा। वह घबराकर पीछे हट गया और सिगरेट जमीन पर गिर पड़ा। जेलर गुस्से में उसे देखने लगा। उसने कहा, देखो, मैं मानता हूँ कि मैं कातिल हूँ। मुझे मौत की सजा हो चुकी है। मुझे मालूम है कि मैं मरने वाला हूँ। सिर्फ 1 महीना बचा है, लेकिन मुझे मौत से डर नहीं लगता। डर नाम का शब्द तो मैं अपनी जिंदगी से बहुत पहले ही निकाल चुका हूँ। लेकिन यह भी सच है कि मैंने आज तक कभी किसी औरत की मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। अगर मेरे सामने तुमने किसी औरत के बारे में ऐसी वाहियात बात की तो मरने से पहले एक कत्ल तुम्हारा भी कर दूंगा। उसके इरादों की गंभीरता देखकर जेलर डर के मारे वहां से भाग गया। उसने जेल का एक कोना संभाल लिया। उसे नींद भी आ रही थी, लेकिन सुबह उस इंस्पेक्टर को जवाब भी देना था। उसने तय कर लिया वो उन्हें साफ मना कर देगा, मगर
वो उस औरत की अकल पर हैरान था, इसीलिए एक बार उससे मिलना चाहता था, जानना चाहता था कि आखिर वह उसके ही साथ ऐसा क्यों करना चाहती है। उसे उसकी ताकत और उसके अपराधों की जानकारी अच्छी तरह थी। फिर भी अगले दिन जब इंस्पेक्टर ने उसे अपने पास बुलाया तो दो पुलिस हवलदारों के साथ उसे उसके ऑफिस में ले जाया गया। वो सामने कुर्सी पर बैठा था, कुछ परेशान सा लग रहा था। उसे देखकर पूछने लगा, क्या सोचा है तुमने? उसने कहा, मुझे पहले उस लड़की से मिलना है, उससे कुछ सवाल करने हैं, तभी मैं कोई फैसला सुनाऊंगा। यह सुनकर इंस्पेक्टर ने उसे घूरते हुए कहा, फैसला तो हो चुका है, जो मैंने कहा है वही तुम्हें हर हाल में करना होगा। पूरी जिंदगी गुनाह किए हैं, मरने से पहले एक अच्छा काम तो कर लो। उसने जवाब दिया, मैंने आज तक किसी के फैसले के आगे सर नहीं झुकाया और आप यह बात अच्छे से जानते हैं। आज अगर मैं जेल में हूँ तो यह भी मेरा अपना फैसला है, इसीलिए फैसला भी मैं अपने तरीके से ही करूँगा। जब उस लड़की से मिलूंगा, जानना चाहता हूँ वह लड़की जिसने ना तो मुझे देखा है ना जाना है, जिसे पता है कि मैं कितने कत्ल कर चुका हूँ, वह मेरे साथ ही क्यों एक रात गुजारना चाहती है। मुझे शक है कि कहीं यह कोई पुलिस की चाल ना हो ताकि उससे कोई राज उगलवा सके, मगर वो अपने हर जुर्म को खुद ही कबूल किया है, जिसकी सजा उसे मिल रही है। सामने बैठे इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी उस लड़की से मुलाकात करवा दूंगा, लेकिन याद रखना अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हें वही करना है जो तुम्हें कहा गया है। यह कहकर उसने हवलदार से कहा कि इसे वापस जेल में बंद कर दो। जब तक वो उस लड़की से नहीं मिल लेता उसकी बेचैनी वैसी ही बनी रहेगी। कुछ घंटे बाद दो लेडी कांस्टेबल के साथ एक लड़की उसकी जेल में दाखिल हुई। उस लड़की को देखकर उसकी आंखें जैसे खुली की खुली रह गईं। वह बेहद खूबसूरत, कम उम्र की थी, कोई 23-24 साल की होगी। उसे देखकर उसके अंदर और भी कई सवाल उठ खड़े हुए। यह नाजुक सी लड़की कैसे उसके जैसे खूंखार मुजरिम का सामना कर सकती है? उसे उसकी अकल पर हैरानी होने लगी थी। वह उसकी ताकत और अपनी नाजुकता को अच्छी तरह जानती थी, फिर भी वह उसके साथ हलाला करना चाहती थी, 1 महीना उसकी संगत में गुजारना चाहती थी। उसने आज तक सिर्फ इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो जानता था कि कोई भी औरत उसके जुनून को सह नहीं पाएगी। उसने उस लड़की को ध्यान से देखा, वह शायद बहुत रोकर आई थी क्योंकि उसकी आंखें सूजी हुई थीं। वह उसकी जेल के अंदर दाखिल हुई। दोनों महिला पुलिसकर्मी भी अंदर आने लगी, लेकिन उसने उन्हें रोक दिया। उसने कहा, मुझे इस लड़की से अकेले में बात करनी है, तुम लोग चाहो तो जेल के बाहर से ताला लगाकर चली जाओ। उसके इतना कहते ही वह दोनों वहां से चली गईं। वह लड़की अंदर पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन उसकी नजरें अब भी झुकी हुई थीं। अब तक उसने उसे एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा था। उसने गुस्से से उसे पुकारा, सुनो, तुम मुझसे हलाला क्यों करना चाहती हो और तुम्हारा शौहर इस सब के लिए कैसे राजी हो गया? उसके इस सवाल पर भी वह गुमसुम बैठी रही। वो उसके पास गया और कहा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मुझसे हलाला क्यों करना चाहती हो? वह लड़की बहुत ही उदास शब्दों में कहने लगी, आपको ऐतराज किस बात पर है? उसने अपनी नजरें अब भी नहीं उठाई थी। शायद उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वह उसे दिखाना नहीं चाहती थी। उसने कहा, तुम शायद मुझे जानती नहीं हो। वो बोली, मैं जानती हूँ, मुझे मेरे शौहर ने सब बताया है, क्योंकि मेरा शौहर और कोई नहीं, वही इंस्पेक्टर है जो आपसे इस काम को करने को कह रहा है। यह सुनकर वो चौंक गया। अब उसे समझ आया वह इंस्पेक्टर मुझे अपना फैसला क्यों सुना रहा था। उसने कहा, तुम्हारे साथ हलाला नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर उसने अचानक उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ गए। वह कहने लगी, क्यों? उसके सवाल पर उसने कहा, क्योंकि तुम भरी जवानी में मरना चाहती हो, मेरे जुनून को तुम सह नहीं सकती। उसकी बात सुनकर उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। फिर भी वह यही कहने लगी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसने कहा, सोच लो, मैंने आज तक किसी पर दया नहीं दिखाई है, मैंने बहुत कत्ल किए हैं, मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना, इसलिए सोच समझकर फैसला करना। हालांकि उसका इरादा उस लड़की को इनकार करने का था, लेकिन उसे देखकर न जाने क्यों वो इनकार न कर सका। वह अपने हुस्न में एक मिसाल थी। उसका दिल उसे देखकर बेईमान हो गया था।
फिर जब वह खुद ही राजी थी तो वो कैसे पीछे हट सकता था। उसने कहा, ठीक है, जब तुम्हें इस बात पर कोई ऐतराज नहीं है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगले दिन उसे जेल से बाहर निकाला गया और पुलिस जीप में बैठाकर एक घर ले जाया गया जहां उसके बाल कटवाए गए, शेव करवाई गई और उसका हुलिया ठीक ठाक कराया गया। शाम को उस लड़की से उसका निकाह होना था। पहली बार वो एक अजीब सी उलझन का शिकार हुआ था। उसके दिमाग में यही सवाल घूम रहा था, आखिर मैं ही क्यों। वह एक छोटा सा मकान था जहाँ पुलिस का भारी बल तैनात था ताकि वो कहीं भाग ना सके। उसके और उस लड़की के अलावा उस घर में कोई नहीं था। कमरे में वह लड़की दुल्हन बनी बैठी थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि मौत की सजा के 1 महीने पहले उसकी शादी भी हो सकती है। वो कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया और उसके पास जाकर बैठ गया। वह बहुत ही सादगी से तैयार हुई थी, लेकिन इस सादगी में भी वह आफत ढा रही थी। वह डरी सहमी लग रही थी। पहली बार उसे लगा कि मेरे सीने में भी दिल है जो धड़कना जानता है। यह पहला मौका था जब वो किसी लड़की के पास उसके शौहर की हैसियत से बैठा था। उसने अब तक 3 औरतों का कत्ल किया था, चोरी डकैती भी की, कई नौजवान को मारा, लेकिन कभी भी किसी से प्यार नहीं किया था। इसीलिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं और क्या ना करें। किसी को मारना पीटना तो उसके बाएं हाथ का खेल था, लेकिन प्यार जताना, उसका इजहार करना, यह सब उसके बस का नहीं था। उसने उस लड़की का हाथ थामा और पूछा, तुमने हलाला के लिए मुझे ही क्यों चुना। वह लड़की बोली, मैं अभी वजह नहीं बता सकती, लेकिन एक दिन बता दूंगी। उसने कहा, हलाला क्यों करवाना चाहती हो। जिस आदमी ने एक बार तुम्हें छोड़ते हुए नहीं सोचा, वह हलाले के बाद भी तुम्हें छोड़ देगा। वह बोली, यह आपकी समस्या नहीं है। उसे उसकी यह बात बहुत नागवार गुजरी। वैसे भी वो गुस्से का बहुत तेज था, उसे खुद पर कंट्रोल नहीं रहता था। वो जल्दी ही आग बबूला हो जाता था। उसने उसका दुपट्टा उतार फेंका और उसकी ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया। जानती हो, मैंने आज तक किसी से शादी क्यों नहीं की। उसने कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे सीने में दिल ही नहीं है, बस एक धड़कन वाली मशीन है जो मेरे शरीर को जिंदा रखे हुए है। इसीलिए अगर मैं किसी औरत के पास गया तो उसे बस अपने जुनून का निशाना ही बना सकता हूँ, अपनी बीवी नहीं। ना ही मैं उससे मोहब्बत कर सकता हूँ। यह कहते हुए उसने उस लड़की के बालों का जूड़ा खोल दिया था। वह बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने औरतों को अपने सामने डरे सहमे गिड़गिड़ाते हुए देखा था, लेकिन यह लड़की डरी हुई थी पर रो नहीं रही थी, ना ही विनती कर रही थी। उसने साइड टेबल का लैंप बुझाना चाहा तो उसने मना कर दिया। वह बोली, मुझे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन मैं जानता था कि उसी लैंप की मध्यम रोशनी में वह रात मेरी जिंदगी की सबसे दर्दनाक रात बन जाएगी। सुबह वो उठा तो सिर पकड़े बैठा था। ऐसा लग रहा था कि अब तक की उसकी जिंदगी इतनी दर्दनाक नहीं थी जितनी यह एक रात। वो तुरंत वॉशरूम चला गया, ठंडे मौसम में भी ठंडे पानी से नहाया और कपड़ों समेत ही शावर के नीचे खड़ा हो गया। एक मुजरिम होते हुए भी उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। आज उसके दिल के जख्म फिर से उखड़ गए थे। उसकी आंखों के सामने अपनी गुजरी हुई जिंदगी घूमने लगी थी। वो जब 13 साल का था, घर में बीमार माँ थी और 15 साल की बहन। वो सड़कों पर नंगे पांव सबसे माँ की दवा के लिए पैसे मांग रहा था, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं था। वो एक एक की उंगली पकड़कर कह रहा था, मुझे बस 500 दे दे। एक आदमी बोला, 500 तो नहीं दूंगा, लेकिन अगर मेरे साथ चलो तो तुम्हें 2000 दूंगा। उसकी यह बात सुनकर वो बहुत खुश हो गया। वह उससे अपनी गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान सड़क पर ले गया और फिर अपनी घिनौनी इच्छा का शिकार बना लिया। उसने उसके साथ बहुत जुल्म किया और वो सिर्फ 13 साल का था और उस उम्र में उसने इंसान के अंदर का वह हैवान देखा जो जानवरों को भी पीछे छोड़ देता है। वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहा। उस आदमी ने उसे 2000 रुपए दिए और घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, और पैसे चाहिए हो तो फिर यहीं मिलना। अगर तुम मुझे खुश करोगे तो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। यह कहकर वह वहां से चला गया। जो जुल्म उसने 13 साल की उम्र में सहा था, उसने उसकी रूह को घायल कर दिया था। वो रोते हुए माँ की दवा लेकर घर पहुंचा तो देखा उसकी बहन बहुत रो रही थी, क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी।
उसके हाथ से दवा की शीशी गिरकर टूट चुकी थी। वो भागते हुए माँ की चारपाई के पास आया और फूट फूट कर रोने लगा। वो बार बार कह रहा था, अम्मा तुम मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती, देखो मैं तुम्हारी दवा लेकर आया हूँ। अम्मा, अम्मा उठो ना। लेकिन उसकी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं थी। वो और उसकी बहन बेसहारा और अनाथ हो गए थे। उसके पास अपना पेट भरने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। इसीलिए मजबूरी में उन्होंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। एक दिन एक नौजवान लड़का उसकी बहन के साथ गंदी हरकतें करने लगा। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने उस लड़के को चेतावनी दी, मेरी बहन को हाथ मत लगाना वरना छोड़ूंगा नहीं तुझे। वह हंसने लगा और बोला, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं तेरे सामने ही तेरी बहन को बेपर्दा कर दूंगा। जिस गली में वो भीख मांग रहे थे वह बिल्कुल सुनसान थी। वो घर घर दरवाजा खटखटा रहे थे। जब उसी लड़के ने एक दरवाजा खोला तो उन्हें देखकर उसकी बहन का हाथ पकड़कर जबरदस्ती घर के अंदर खींच लिया। वो चिल्लाता रहा, मना करता रहा, लेकिन वह उन्हें घर के भीतर खींच लाया। उस लड़के ने उसके दोनों हाथ पीछे से बांध दिए और उसे कोने में बैठा दिया। इसके बाद उसकी आंखों के सामने ही वह उसकी बहन की इज्जत को तार तार करता रहा। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, कोई मेरी बहन को बचा लो। उसकी बहन भी सिसकती रही, भीख मांगती रही, लेकिन उस दरिंदे ने उसकी एक ना सुनी। वह उस दरिंदगी को सह नहीं पाई और वहीं दम तोड़ दिया। वो गुस्से और नफरत में अपने बंधे हाथों को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता रहा। आखिरकार उसने अपने हाथ खोल दिए। उसने जैसे ही अपनी बहन का निर्जीव शरीर देखा वह घबरा गया और उस लड़के का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। उसने कमरे में रखा एक गुलदस्ता उठाया और उस लड़के के सिर पर वार करने शुरू कर दिए। वो तब तक मारता रहा जब तक वह लहूलुहान होकर मर नहीं गया। यह उसका पहला कत्ल था जो उसने सिर्फ 15 साल की उम्र में किया था। उसके बाद वो कभी नहीं रोया। बस एक बार रोया था जब उसने अपनी बहन को दफनाया था। उसने भीख मांगना छोड़ दिया और छीनना शुरू कर दिया। बटुए चोरी करने लगा, जेबें काटने लगा। जैसे समय बीता उसके हाथों में सफाई आने लगी। वो बिना किसी को एहसास हुए जेब को साफ कर देता। धीरे धीरे उसका उठना बैठना चोरों और बदमाशों में होने लगा। दूसरा कत्ल उसने 18 साल की उम्र में किया। एक मोटरसाइकिल वाले से मोबाइल छीनते वक्त वह उसे मोबाइल नहीं दे रहा था। हालांकि उसके दोस्त ने कहा था कि उसे सिर्फ डराना है, लेकिन उसे गुस्सा आ गया और उसने उसे मार डाला। उस कत्ल के बाद उसे डर लगा, क्योंकि उस आदमी की कोई गलती नहीं थी। लेकिन उसके गिरोह के बॉस को जब यह पता चला कि वो गुस्से में कुछ भी कर सकता है, तो वह उसे एक आदमी के पास ले गया जो उसे कत्ल के लिए लाखों रुपए देने को तैयार था। उसने यह काम शुरू कर दिया। उसका दिमाग इतना तेज था कि कत्ल के बाद कोई भी सबूत नहीं छोड़ता था। लेकिन एक कत्ल ऐसा हुआ जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। एक आदमी था जो अपना घर बेचने को तैयार नहीं था। उसके मालिक को उस जमीन पर मॉल बनवाना था। उसने बहुत बड़ी कीमत देने की पेशकश की, लेकिन वह आदमी नहीं माना। मालिक ने गुस्से में उसे उस आदमी को मार डालने का हुक्म दिया और इसके बदले उसे लाखों रुपए देने को कहा। वो जब उस आदमी के घर गया, बंदूक तानी, तभी उसकी पत्नी और 10 साल का बेटा सामने आ गए। उसकी पत्नी हाथ जोड़कर कहने लगी, यह घर ही हमारा एकमात्र सहारा है, हम रोज कमाकर खाने वाले लोग हैं। उस आदमी का मासूम बेटा भी उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, अंकल प्लीज मेरे पापा को छोड़ दो। उसकी मासूम पुकार सुनकर उसके हाथ कांपने लगे। वो उसे मार नहीं सका और वापस लौट आया। जब मालिक को पता चला तो वह गालियां देने लगा, मेरे टुकड़ों पर पल रहे हो और मेरे ही हुक्म को नहीं मानते, दफा हो जाओ यहाँ से। यह सुनते ही वो अपना आपा खो बैठा। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और मालिक को ही गोली मार दी। इसके बाद उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अपने सारे जुर्म कबूल किए। उसे मौत की सजा सुना दी गई। एक दिन एक पुलिस अफसर उसके पास आया और कहने लगा, एक आदमी ने गलती से अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया, तुम उससे हलाला कर लो। उसने कहा, मुझे यह सब नहीं करना। पहले लोग गुस्से में तलाक देते हैं, फिर अपनी बीवियों को आजमाइश में डालते हैं। वह अफसर बोला, यह लड़की अपनी मर्जी से हलाला करना चाहती है। वो हैरान रह गया। उसे लगा वह आदमी कोई 40 साल का होगा और बीवी भी 35-36 साल की होगी।
होगी, लेकिन सामने आई तो वह सिर्फ 23-24 साल की बेहद खूबसूरत नाजुक सी लड़की थी। वह अफसर बहुत ही चालाक था। उसने जानबूझकर उसे यह नहीं बताया कि वह लड़की उसी की बीवी है। उसे मालूम था अगर उसे सच्चाई पता चली तो वो कभी राजी नहीं होएगा, लेकिन अब वो लड़की की खूबसूरती देख चुका था और वह उसे बार बार मजबूर कर रही थी। रात को जब वो उसके करीब होने लगा तो उसने उसके बाजू पर गहरे जख्म के निशान देखे। उसने पूछा, यह क्या है? वह बोली, मोहब्बत। उसकी आवाज में बेबसी और नमी थी। वह कहने लगी, जिससे तुम मुझे डरा रहे हो, मैं तो रोज उसी जुनून का निशाना बनती हूँ। वह इंस्पेक्टर इंसानी रूप में भेड़िया है। उसे मेरी सिसकियाँ और चीखें पसंद है। वह जलती हुई सिगरेट से मेरा बदन दागता है और कहता है, ये मेरी मोहब्बत है जो तुम्हें सहनी ही पड़ेगी। उस लड़की की तकलीफ देखकर उसे अपने साथ हुई वह पीड़ा याद आ गई जो 13 साल की उम्र में उसने झेली थी। वो उसकी तकलीफ को भली भांति समझ सकता था। उस रात उसने उस लड़की को कुछ भी नहीं कहा। उसने देखा कि उसकी गर्दन पर भी दांतों के गहरे निशान थे, जिससे अब भी हल्का हल्का खून रिस रहा था। वह कहने लगी कि उसकी बात मानने से इनकार करने पर ही उस इंसान ने उसे तलाक दे दिया। वह कहने लगा, हलाला करवाओ। मैंने इनकार किया तो उसने मेरी गर्दन का यह हाल कर दिया। कहने लगा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे इनकार करे। अब देख, तुझे मैं एक ऐसे मुजरिम के हवाले करूंगा जिससे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट डरता है। उसकी कदकाठी बहुत ही भारी भरकम है और वह बिल्कुल पागल जंगलियों जैसा है। इंसान की शक्ल में चलता फिरता हैवान है। उसे किसी पर भी रहम नहीं आता। अब तुझे उसी के हवाले करवाऊंगा, तब तुझे असली जुनून का मतलब समझ आएगा। और अगर तूने इनकार किया तो तेरे साथ साथ तेरे बूढ़े बाप की भी हालत खराब कर दूंगा। मैं उसकी यह बातें सुनकर बहुत डर गई थी। मैं अपने ऊपर कोई भी जुल्म बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने अब्बा पर नहीं। यह कहकर वह खामोश हो गई। उसने कहा, तुम यह सारे जुल्म क्यों बर्दाश्त कर रही हो? तुम अपने अब्बा के पास लौट जाओ और उन्हें सारी हकीकत बता दो। वह लड़की कहने लगी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरे अब्बा बहुत गरीब हैं। हम 3 बहनें थीं और हमारा कोई भी भाई नहीं है। मेरे अब्बा ने बड़ी मुश्किलों से हम तीनों की शादी अपनी हैसियत के बड़े घरों में की है। अब तो उन पर बुढ़ापे की मार है। वह बहुत बीमार रहते हैं और उनकी देखभाल के लिए उनके पास कोई नहीं है। मेरी अम्मी का इंतकाल कई साल पहले हो गया था और अगर मैं भी तलाक लेकर उनके पास लौट गई तो वह तो उसी दिन अपनी जान दे देंगे। मैं जीते जी अपने अब्बा को मरते नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ कि यह आदमी इतना गिरा हुआ है कि वह मुझे अब्बा के पास भी चैन से नहीं रहने देगा, क्योंकि उसे मेरे जैसी कोई और खूबसूरत लड़की नहीं मिल सकती। वह इतना हवस में डूबा हुआ है कि उसे हर रोज बिस्तर की रौनक चाहिए होती है। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि मैं उसके जुल्म सहती रहूं और उसकी शर्तों को मानती रहूं। उस लड़की की इन बातों ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। सुबह होते ही वह अफसर घर में दाखिल हुआ और खुश होकर कहने लगा, हलाला तो ठीक हो गया ना? तबीयत खुश हो गई होगी। वह नीच उसे भी अपनी तरह जल्लाद ही समझता था, लेकिन वो तो हालातों के हाथ मजबूर होकर मुजरिम बना था। उसकी शक्ल देखते ही उसके अंदर नफरत की आग भड़क उठी थी। इसीलिए उसने पहले से ही एक तेज धार वाला चाकू अपने हाथ में छिपा रखा था। उसने उसी से उस इंस्पेक्टर पर वार कर दिए। मौत की सजा तो उसे होनी ही थी। तो उसने सोचा, अच्छा यही होगा कि एक बहसी जानवर से वो उस लड़की को आजाद करवा दे। शायद उसका यह काम उसके कर्मों की माफी का कारण बन जाए। समाज में कई खतरनाक मुजरिम के पीछे एक दुख भरी दास्तां होती है और समाज के घिनौने रूप छुपे होते हैं। काश सरकार कभी अपनी राजनीति से आगे बढ़कर इन पर भी गौर करने की कोशिश करे, ताकि उस जैसे लोग मुजरिम ना बने। उसने सोच लिया था कि अब उसे आगे क्या करना है। पता नहीं क्यों अब उसे जिंदगी प्यारी लगने लगी थी। वो जीना चाहता था। उस लड़की के लिए उसकी जिंदगियों में खुशियों के रंग भरना चाहता था। उसे वह लड़की एक ही रात में अपनी सी लगने लगी थी। उसने उसके जल्लाद पति को उसके किए की सजा दे दी थी। अब वो उसे अपना बनाना चाहता था और उसे जिंदगी की सारी खुशियां देना चाहता था। वो मन ही मन में सोचने लगा, वह सिर्फ उसकी है। तभी पुलिस वाले आ गए और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया।
उसे घसीटते हुए जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। उन्होंने एक बार फिर उसकी बहुत पिटाई की, लेकिन वह लोग भी मजबूर थे, क्योंकि अब एक इंस्पेक्टर के कत्ल की उसे क्या सजा देते। उसे तो कुछ ही दिनों बाद मौत की सजा होने वाली थी, पर अब वो चाह रहा था कि काश कोई करिश्मा हो जाए जिससे वो उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिता सके। अगले दिन वही लड़की जेल में उससे मिलने आई। उस वक्त वह बहुत ज्यादा दुखी लग रही थी। वह कहने लगी, मेरी जिंदगी में आने वाले तुम पहले मर्द हो जिसने मुझे इतनी तकलीफ से बचाया है, मुझ पर जुल्म ढाने वाले से मुझे आज़ादी दिलाई है। तुमसे बेहतर मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरी तकदीर ही ऐसी है कि तुम्हें भी मौत की सजा मिल गई। तुम भी कुछ दिनों बाद मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले जाओगे। उसकी इस बात ने जैसे उसे एक सपने से जगा दिया। हकीकत यह थी, उनका मिलन कभी नहीं लिखा था। उसे उससे हर हाल में जुदा ही होना था, क्योंकि जो गुनाह उसने किए थे उसकी सजा उसे मिलनी थी। जिंदगी में पहली बार अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। काश अगर वो गुनाह ना करता तो आज इस जगह पर ना होता। वो आजाद होकर अपनी प्रेमिका के साथ सुकून की जिंदगी जी रहा होता। लेकिन अब एक नया डर उसे घेरे हुए था। उसके बाद उसका क्या होगा? उस लड़की का नाम सवाना था। उसने सवाना से कहा, अब तकदीर के लिखे को मैं बदल तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, तुमको एक सुरक्षित भविष्य दे सकता हूँ। मैं तुम्हें एक आदमी का नाम बताता हूँ। वह मेरा भरोसेमंद आदमी है। उसके पास मेरे काफी पैसे जमा हैं। तुम मेरा नाम बताकर उसे सारे पैसे ले लेना और अपने अब्बा के पास लौट जाना। उन पैसों से तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकती हो। उसकी बात सुनकर वह लड़की फूट फूट कर रोने लगी। वह कहने लगी, अब तो मैं अपने अब्बा के पास भी लौट कर नहीं जा सकती। कल रात ही उनका इंतकाल हो गया। अब मैं पूरी तरह बेसहारा हो गई हूँ। उसकी इस बात ने तो जैसे उसके ऊपर बिजली गिरा दी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उस लड़की ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है। उसकी आंखों की बेबसी उसके दिल को कचोट रही थी। मिलने की घड़ी खत्म हो गई थी, इसीलिए कांस्टेबल सवाना को बुलाने आ गया। वह उसकी आंखों से धीरे धीरे ओझल हो गई और वो हर पल बेचैन रहने लगा। जैसे जैसे उसकी सजा की तारीख करीब आ रही थी, उसका हाल और भी बिगड़ता जा रहा था। वो हर वक्त उस मौके की तलाश में रहता कि कैसे जेल की दीवारें फांदकर भाग जाऊं, लेकिन उसे वह मौका मिला ही नहीं। अब उसकी सजा के बस 4 दिन बचे थे। एक रात जब वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था और पूरी जेल में सन्नाटा पसरा था, तभी अचानक कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी और फिर एक एक करके धमाके होने लगे। उसकी आंखों के सामने तेज रोशनी हवा में उड़ उड़ कर ऊपर जाने लगी और चारों तरफ धुआं फैल गया। जेल में हर तरफ भगदड़ मच गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से यह क्या हो गया। तभी एक बूढ़ा कांस्टेबल उसकी जेल की तरफ आया। उसने उसे तुरंत ही वहां से निकलने में मदद की। वो उससे पूछने लगा कि यह सब क्या हो रहा है। उसने बताया, जेल की किचन में सिलेंडर रखे थे जो फट गए हैं। धमाके से जेल में आग फैलती जा रही थी। बहुत सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। ऐसा भयानक मंजर तो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। वह कांस्टेबल उसका हाथ पकड़कर जाने किस रास्ते पर उसे दौड़ाए चला जा रहा था। काफी दूर दौड़ने के बाद वो जेल से बाहर निकलकर एक जंगल की तरफ आ गए थे। वहां जाकर वो रुके। उसकी तो सांसें ही फूल चुकी थी। वह कांस्टेबल भी बुरी तरह से हाँफ रहा था। उसने एक बार फिर से उसे सवालिया नजरों से देखा तो वह कहने लगा, मैं जानता हूँ कि सवाना तुम्हें प्यार करती है और तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। मैं उस बच्ची के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वह इंस्पेक्टर उस बच्ची पर बहुत जुल्म ढाता था। मेरी ड्यूटी उस इंस्पेक्टर के साथ ही रहती थी, इसीलिए उसकी हर एक हरकत के बारे में मुझे सब पता है। मुझे उस बच्ची पर हमेशा से बहुत तरस आता था। जिस दिन तुमने उस इंस्पेक्टर का कत्ल किया, मैं बहुत खुश हुआ था। उस दिन मैंने तुम दोनों को बात करते हुए सुन लिया था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और साथ में जिंदगी जीना चाहते हो। मुझे भी यही लगा कि उस बच्ची के लिए तुमसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता, और इसीलिए आज जब अचानक से गैस लीक होने की वजह से जेल में सिलेंडर फटने लगे तो मेरे दिमाग में सबसे
पहले यही आया कि यही मौका है जब मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूं, ताकि तुम उस बच्ची की जिंदगी को खुशियों से भर दो। उस कांस्टेबल की यह बात सुनकर वो बहुत खुश हो गया था। वह कांस्टेबल कहने लगा, जाओ, अब तुम आजाद हो। सवाना के पास चले जाओ और उसे यहाँ से लेकर कहीं बहुत दूर निकल जाना। वो वहाँ से भागने लगा, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसने पलटकर उस कांस्टेबल से कहा, लेकिन बाद में जब अफसरों को पता चलेगा कि मैं जेल तोड़कर भाग गया हूँ और अगर उन्हें यह खबर हो गई कि इस काम में तुमने मेरी मदद की है, तो तुम्हारा क्या होगा? कांस्टेबल कहने लगा, उस सब की तुम फिक्र मत करो, फिलहाल तुम यहाँ से चले जाओ। वो तुरंत ही वहाँ से निकलकर सवाना के पास पहुंचा। वह भी उसे देखकर दंग रह गई थी। उसने उसे एक सांस में सब कुछ बता दिया। उसने फटाफट से अपने सारे कपड़े पैक किए और वहां से निकलकर वो सीधा अपने उस भरोसेमंद आदमी के पास पहुंचा, जिसके पास उसके कुछ पैसे थे। उन्होंने रातों रात ही उस शहर को छोड़ दिया और दूर दूसरे शहर में अपना एक ठिकाना बना लिया। उसने अपना भेष पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब वो दिखने में कोई मुजरिम नहीं, बल्कि एक आम सा सीधा साधा आदमी लगता था। इसीलिए अब उसे कोई भी पहचान नहीं सकता था। सवाना के साथ अगले दिन ही उसने निकाह कर लिया था, लेकिन वो और सवाना बहुत ज्यादा डरे हुए थे कि कहीं पुलिस फिर से आकर उसे पकड़ ना ले। वो इसीलिए हर तरह जेल में लगी आग की खबरों को अच्छे से खोज रहा था। तभी उसने टीवी पर न्यूज़ सुनी। उसमें बताया जा रहा था कि यह आग इतनी भयानक थी कि इसमें कई कैदी जलकर बिल्कुल राख हो गए। काफी सारे पुलिस वाले भी बुरी तरह से घायल थे। जेल के सबसे बड़े अधिकारी ने बयान दिया कि उन्हें इस दर्दनाक हादसे पर बेहद अफसोस है। उनके बयान में उसका नाम भी शामिल था। उन्होंने उसका नाम लेकर यह बयान दिया कि उसे 4 दिन के बाद मौत के घाट उतारा जाना था, लेकिन हादसे ने उसके किए की सजा पहले ही दे दी और वो भी उस जेल की आग में जलकर खाक में मिल गया। यह सुनकर उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब सबको यही लगता था कि वो मर चुका है। सरकार के पास वैसे भी मुजरिमों के लिए इतना समय तो नहीं होता कि वह एक एक कैदी का डीएनए टेस्ट करके चेक करें। इस खबर को सुनने के बाद वो और सवाना बहुत खुश हो गए थे। किस्मत ने अपनी जिंदगी को सुधारने का एक और मौका दिया था। उसने भी फैसला कर लिया था कि अब वो वह आम जिंदगी जिएगा जो हर इंसान जीना चाहता है। उसने एक बार फिर से ठिकाना बदला और दूसरे शहर में पहुंचकर काम ढूंढना शुरू किया। जल्दी ही उसे एक कार गैरेज में मैकेनिक की नौकरी मिल गई। लगातार 1 साल तक वो वहां पर कार की मशीनरी का काम बहुत अच्छे से सीखता रहा। उसने दिमाग की कमी कभी नहीं थी और इसीलिए उसने इस हुनर को बहुत अच्छे से समझ लिया। उसके पास जो पैसे पहले से ही जमा थे, उनकी मदद से उसने अपना खुद का गैरेज खोल लिया था और अब बहुत अच्छा चल रहा था। उसी के दम पर उसने अपना खुद का घर भी खरीद लिया और आज वो अपने 2 साल के बेटे और सवाना के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा है। आज वो पूरी तरह से बदल चुका है। उसे अब जब भी किसी दूसरे की मदद करने का मौका मिलता है, तो वो कभी पीछे नहीं हटता। वो दिन रात खूब मेहनत करके ढेर सारे पैसे कमाता है, ताकि अपने बेटे को डॉक्टर बना सके, जिससे वह बड़े होकर लोगों की सेवा करे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।